नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। गांव किसान कार्यक्रम में हम कृषि और पशुपालन से संबंधित अहम जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं और इसी कड़ी में जहां हम खेती किसानी सेगमेंट में बात करेंगे जल संचयन की, तो वहीं हमारा पशुधन में ऊंट पालन की बात होगी और इसके अलावा एक सफल किसान से आपको मिलवाएंगे हम कामयाब किसान की दास्तान में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। खेती किसानी सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं वर्षा जल संचयन के बारे में। जी हां, वर्षा जल का संचयन करना बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां पर पानी की अधिकता नहीं है और ऐसा ही एक क्षेत्र है राजस्थान का। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे राजस्थान के किसान वर्षा जल का संचयन करके छोटे तालाबों में इकट्ठा करते हैं ताकि खेती में और पशुपालन के दौरान भी इनका समय पर उचित उपयोग किया जा सकता है। पानी की हर बूंद की कीमत समझनी हो तो राजस्थान जरूर चाहिए। सिर पर घड़े रखे महिलाएं जब तपती राहों का सफर तय करती हैं, तब कहीं परिवार की प्यास बुझती है। यही हाल खेती का भी है। आसमान से बरसी पानी की एक एक बूंद वैसे ही संजोई जाती है जैसे जीवन के पलों को संभाला जाता है। राजस्थान का हर वर्ग पानी की महत्ता को बखूबी समझता है, इसलिए बारिश के पानी को एकत्रित कर उसे साल भर इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है। ऐसा ही एक अभिनव प्रयास कर दिखाया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने। उन्होंने अपने स्कूल की सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया है। स्कूल में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, साथ ही परिसर में हरे भरे पेड़ पौधे लहलहाएं। इसके लिए इन बच्चों ने जल संचय के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, जिसमें स्कूल के हर वर्ग ने अपनी भागीदारी दी है। इस स्कूल में लास्ट ईयर है, इसलिए हम विद्यालय को कुछ देना चाहते हैं। इसके लिए हमारे विद्यालय की बाल संसद ने यह निर्णय लिया है कि विद्यालय में जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। इसके लिए हमने आपस में बातचीत करके यह निर्णय लिया है कि सबसे बड़ी जल की समस्या है, इसके समाधान के लिए हम सब ने निर्णय लिया है कि बरसात के पानी को बोरवेल में उतारकर ट्यूबवेल का रिचार्ज करेंगे तथा इस समस्या का समाधान करने के लिए हम सब ने आपस में चर्चा करके पहले विनोद जी सर से चर्चा की और फिर प्रिंसिपल मैडम के पास गए और उनसे बातचीत की। उन्हें हर पूरी बात बताया तथा उन्होंने गांव वालों से सहयोग के लिए भी बताया कि किन किन से सहयोग लेना है। प्रिंसिपल मैडम ने बजाज ग्रुप के सर प्रशांत जी सर को बुलाया और उन्होंने हमें इसके बारे में समझाया। हमारे स्कूल में एक ये पानी की समस्या थी, तो हमने बाल सभा में सबने स्टूडेंट्स ने और सबने ये सबसे पूछा और करा कि हमारे स्कूल में कि पानी की समस्या को कैसे दूर करें। तो सभी टीचर्स ने और गांव वालों से सबसे थोड़ा बहुत सहयोग कर हमने पूछा। फिर प्रिंसिपल मैम ने एक सर को बुलाया, प्रशांत जी सर बजाज फाउंडेशन से। उन्होंने समझाया, उन्होंने एक दो स्कूलों की वीडियो दिखाई और बताया कि ये इस प्रकार से ऐसे सही होगा। फिर हम सब ने थोड़ा सब कुछ प्रोसेस चालू किया और गांव वालों से भी थोड़ा सहयोग लेकर फिर हमने काम शुरू किया। सामान लाए, सब कुछ पूछकर फिर हमने ये प्रोसेस तैयार किया। ये आप जो भी आज देख रहे हो, हमारे स्कूल में बाल संसद में इसका प्रस्ताव रखा और इसको चालू किया। इसके लिए हमें बजाज फाउंडेशन के सुशांत जी सर को बुलाने के लिए मैडम ने बुलाया उनको। फिर हमें कई स्कूलों की वीडियो दिखाई और ऐसा करने का हमारा मन हो गया। और ये स्कूल का पानी इतना व्यर्थ जाता है बरसात का और ये मैदान में चला जाता है और कहीं इकट्ठा होता है, इससे हमारे दिक्कत होती रहती है। स्कूल के द्वार पे भी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हमने इसको बोरवेल में उतारने की सोची और बोरवेल आधे 1 घंटे चलती है और इसमें भी पानी की कमी आ गई थी, इसलिए इसका वापस हमने वाटर रिचार्ज के द्वारा इसको किया और हमने गांव वालों और भामाशाहों से सहयोग लिया और
हमारे गांव में ऐसे करने के लिए हमने सरपंच को भी बताया है, इनके बारे में समझाया, और हमने इन पाइप वाली दुकानों और जो भी सामान लगा उनसे भी निवेदन करके उनमें पैसे कम करवाए और बोरवेल में पानी उतारा बरसात का। इसमें गांव वालों और टीचर्स की भूमिका रही है। ये हमारा स्कूल में लास्ट ईयर है, हम इसलिए हमने सोचा कि स्कूल में कुछ करें। स्कूल की कई समस्या है, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा ज़रूरतमंद समस्या पानी की लगी। इसलिए हमने यह सोचा कि हम बारिश का पानी ऐसे बहने ना दे और सीधा बोरवेल में ट्यूबवेल रिचार्ज करवाए। इसलिए हमने बाल संसद में इसके बारे में विचार किया। बाद में हमने बाल संसद में ही 1-2 टीचर से भी इसके बारे में पूछा, तब उन्होंने हमें इसके लिए करने को कहा। प्रिंसिपल मैम ने प्रशांत जी सर बजाज फाउंडेशन से बुलाकर हमें इसके बारे में समझाने को कहा। तब प्रशांत जी सर ने सारी बातें समझाई और डिज़ाइन फॉर चेंज के कई वीडियो दिखाए। फिर हम लोग इसे समझ गए और हमने सोचा कि हम खुद यह काम करेंगे। लॉकडाउन का समय था, हम लोग यहाँ बैठे थे, तो हमारे स्टाफ में से विनोद जी सर हैं, उनका बजाज फाउंडेशन वालों के साथ में कोई बातचीत हुई और उनके थ्रू एक टीचर्स ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई गई स्कूल में। उस ट्रेनिंग में हमें उन लोगों ने बताया कि अगर आपकी स्कूल में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम कुछ समाधान करना चाहें तो आप स्टाफ वाले और बच्चे हैं कुछ इस तरह का डिस्कशन कर लीजिए कि आपकी स्कूल में क्या क्या समस्याएं हैं और उसमें प्राथमिकताएं दे दीजिए कि आप कौन सा कार्य है वो करना चाह रहे हैं। हमने पहले स्टाफ वालों ने मिलके मीटिंग की, उसके बाद में हमने उस मीटिंग में बच्चों को इन्वॉल्व किया और उनको कुछ बजाज फाउंडेशन वालों की ओर से कुछ वीडियो वगैरह दिखाए गए। फिर हमने बच्चों के साथ बैठ के डिस्कशन किया कि तो बच्चों का आइडिया था कि हम स्कूल में गार्डन लगाएं, पर गार्डन लगाएं कैसे? स्कूल में पानी की बहुत कमी थी। यहाँ पे जो बोरवेल है उसमें वो मैक्सिमम आधे या पौन घंटे तक चल पाता है, उसके बाद में उसमें पानी कम आने लगता है, तो पेयजल की जो पूर्ति है वो स्कूल में हो पा रही थी। गार्डन वगैरह या एक्स्ट्रा प्लांटेशन के लिए हम कुछ सोच नहीं पा रहे थे। बाद में हमें हमारी जो मेन जो समस्या थी वो ये थे कि हम पानी की पूर्ति कैसे करें स्कूल में। इसके लिए हमने फिर जो बरसात का जो पानी है उसको ट्यूबवेल में उतारने के लिए इस कार्य को करने की हमने सोची, लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ये काम हमें करना कैसा है, इसमें कुछ टेक्निकल एडवाइस की आवश्यकता थी हमें, तो वो एडवाइस हमें कहाँ से मिले। और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी पैसे की कमी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के पास बजट की कमी होती है। उसकी वजह से अगर हमारे पास कुछ अच्छा प्लान है या हमारे बच्चे कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो वो भी हम कर नहीं पाते हैं। उसी वक्त हमारा कांटेक्ट इनसे बजाज फाउंडेशन से हमारा पहले से कांटेक्ट था, तो इन्होंने कहा कि कुछ कुछ हम आपकी समस्या जो पैसे की समस्या उनका हम समाधान करेंगे, कुछ स्टाफ के लोग करेंगे और कुछ आप गांव के जो भामाशाह हैं उनका भी सहयोग ले सकते हैं। तो पहले हमने उसमें पूरी प्रोजेक्ट तैयार किया कि हमें काम कैसे करना है। फिर हमने उसमें एस्टिमेट निकाला कि इसमें कितना खर्चा हमारा आएगा, तो लगभग 70 से लेकर 80 हज़ार रुपये का हमने एस्टिमेट निकाला इसमें। उसके बाद में हमने बच्चों को साथ में लेके और गांव में विजिट किया, भामाशाहों के साथ में कांटेक्ट किया, कुछ स्टाफ वालों ने सहयोग किया। उसके बाद में हमने काम शुरू किया। अब हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने ये काम करने के लिए जब पैसे की जो समस्या थी वो पैसे की जो समस्या थी वो दूर हो गई। उसके बाद में हमने बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट उनको बजाज फाउंडेशन वालों ने समझाने के बाद में उन्होंने खुद ने पूरा जो मटेरियल इसमें काम में आया वो पूरा उन्होंने कलेक्ट किया और उसके बाद में खुद ही बच्चों ने आगे होके कार्य किया। ये काम होने के बाद में जैसे ही हमारा काम महीने भर में काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद में बरसात का जो सीज़न आया उसमें खूब पानी, छत का जो पानी है वो सक्सेसफुली इसके अंदर उतर गया और वाटर जो लेवल है वो बढ़ गया। डिज़ाइन फॉर चेंज बच्चों का ऐसा मंच जिसमें बच्चे अपनी सुपर पावर आई कैन को कंप्लीट करके, यानी आई कैन हम कर सकते ये दुनिया को बता रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने स्कूल में किए, अपने जीवन में किए, अपने गांव को सुधारने के लिए, अपने स्कूल को सुधारने के लिए, खुद में बदलाव लाने के लिए। डिज़ाइन फॉर चेंज एक अच्छा प्लेटफॉर्म बजाज फाउंडेशन की ओर से सीकर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। उसी के तहत राजकीय विद्यालय में हमने एक छोटा सा टीचर्स ट्रेनिंग यहाँ पे लिया था। उसी दौरान हम कुछ लॉकडाउन में थे तो उस टाइम में कुछ बच्चों को हमने वहाँ पे बुलाया, उनको बिठाया उस प्रोजेक्ट में।
उनके मन में भी एक ख्याल आया कि क्यों ना ये छोटे छोटे बच्चे कर रहे तो हम भी कुछ करें अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए। उनमें एक प्रतिभा जागृत हुई कि हम अपने स्कूल के लिए कुछ करें। उसमें से सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि 2-4 प्रॉब्लम्स उन्होंने अपने स्कूल में निकाले। उसमें से सबसे मेजर प्रॉब्लम लगा पानी का। बोरवेल 1-1.5 घंटे में सूख जाता था, आस पड़ोस में किसी पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब ऐसे में क्या करें, तो बच्चों ने वही स्टेप अपनाए जो डिज़ाइन फॉर चेंज में है, फील, इमेजिन, डू और शेयर। उसके तहत पहले बच्चों ने सोचा, इमेजिन किया कि उसको कैसे किया जाए, और डू यानी क्रिएटिव एक्शन में बच्चों ने उस कार्य को कर दिया। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, और इसमें जो बच्चे कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते। बच्चों में जो प्रतिभाएं दबी हुई है उसको निकालने का काम डिज़ाइन फॉर चेंज कर रहा है। अभी तक सीकर में हमने 120 प्रोजेक्ट कर दिए हैं, जिसकी 80 यूट्यूब में अपलोड हो चुकी है फिल्म्स। और बहुत अच्छा ये कार्य चल रहा है, जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे टीचर्स इस मेथड को सीख रहे हैं और अपने स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बच्चों की इस पहल से स्कूल में अब पानी की कोई कमी नहीं है। बारिश के पानी को संरक्षित कर बच्चों ने अपने क्षेत्र में एक मिसाल कायम की। साथ ही उन लोगों के लिए ये एक सबक से कम नहीं जो पानी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पानी की फिजूल खर्ची से जो हालात राजस्थान के हैं, शायद वो आपके क्षेत्र के भी हो सकते हैं। इसलिए पानी को सबसे कीमती पूंजी मानकर इसका संयोजन करना हमारी जरूरत भी है और दायित्व भी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ऊंट पालन से जुड़ी हुई जानकारी हमारे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ऊंट पालन के बारे में। जी हाँ, ऊंट जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट पालन खास तौर पर राजस्थान जैसे इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में किस तरह से किसानों को खास तौर पर ऊंटों की देखभाल करनी चाहिए, रखरखाव करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान एक मासूम से पशु के लिए भी जाना जाता है, जिसे ऊंट कहा जाता है। आज ऊंटों की घटती संख्या चिंता का विषय है। हालांकि पहले ऐसे हालात नहीं थे। पहले इस पशु का कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी इस मांग के कारण लोग इसे पालना पसंद करते थे। लेकिन ऊंट के उपयोग का घटता दायरा उनकी संख्या पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब ऊंट किताब के पन्नों तक सिमट के रह जाएंगे। राजस्थान के स्थानीय पशुपालकों से जब इस बारे में बात की गई तो वो भी ऊंट पालन के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि इससे उन्हें मुनाफा कम और खर्च ज्यादा होता है। हालांकि पहले सरकार की ओर से कुछ राशि दी जाती थी, लेकिन उसे बंद कर देने से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो ऊंट है ये हमारा राज्य पशु है, लेकिन इस समय बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। आप देखिए, आज़ादी से पहले मेरे पापा बताते हैं कि उनकी बारात ही है ऊँटों
के ऊपर गई थी और उस समय इतना महत्व था। देश आज़ाद होने के बाद सारी बॉर्डर बीएसएफ ऊँटों के द्वारा संभालती थी। आज पूरी बॉर्डर के ऊपर डांबरीकरण हो गया, फेंसिंग हो गई, बीएसएफ में 10% ऊँट बचे हैं। उसके अलावा हम खेती बाड़ी, सवारी में और सामान ढोने, इन सब में भी ऊँटों का यूज़ करते थे। अब ये आजकल गाड़ी आने से और ये बिल्कुल ख़त्म हो गए। हमारे जयपुर ज़िले के अंदर ये 10-20 गांव हैं, तो कुछ ऊँट तो हमने पाल रखे हैं, बाकी आसपास उगरियावास है, महेशवास है, इधर 5-10 गाँव में है। आप मारवाड़ में चले जाइए, सिरोही, जालोर, उनके अंदर काफ़ी ये देवासी रेबारी समाज है, उनके पास सब ऊँट हैं। लेकिन अब सारे हम मिलके बैठते हैं तो बातचीत करते हैं कि अब बिल्कुल ये घाटे का सौदा है। आप देखिए, पिछली बार भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलके जब एक ऊँटनी प्रेग्नेंट होके ब्याती थी तो 10,000 रुपये 3 किस्तों में सरकार देती थी। पिछले 1-1.5 साल से ये भी बंद कर दिया। तो अब आने वाले टाइम में ये है कि सब भाई बंद कह रहे हैं कि हम तो ऊँट बेचेंगे, इनका खर्चा ही निकलता है। ऊँटों को चराने के लिए जो चारागार ज़मीन बची थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ध्यान नहीं देंगी, दोनों सरकारें, तो आने वाले 10-20 साल के अंदर ये ऊँट सिर्फ किताबों के अंदर या टीवी में मिलेंगे। तो मेरा दोनों सरकारों से कहना है कि वो जो अच्छी योजना थी, 10-10 हज़ार ऊँटनी प्रेग्नेंट होने से ब्याने तक का 3 किस्तों में देते थे, मेरा निवेदन है दोनों सरकारों से कि उस योजना को वापस, अगर ऊँटों को बचाना है, हमारे राज्य पशु को बचाना है, रेगिस्तान के जहाज को बचाना है, तो आपको वो योजना वापस लागू करनी पड़ेगी। पशुपालक और किसान सुरेंद्र अवाना जी का कहना है कि ऊँट के दूध में पाए जाने वाले औषधीय गुणों से हर कोई वाकिफ है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो ऊँटनी के दूध से बनने वाले उत्पादों से काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे ऊँट पालन के लिए लोगों की रुचि भी बढ़ेगी और ऊँटों की संख्या में भी इजाफा हो सकेगा। ऊँटनी के दूध के औषधीय गुण। इसका दूध बैक्टीरिया व वायरस की वृद्धि को रोकता है, कई रोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाता है। ऊँटनी के दूध में वसा, प्रोटीन, लैक्टोज व खनिज तत्व मौजूद होते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि बीकानेर के अंदर जो भारत सरकार का राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र है, उसकी तर्ज पर सरकार को ये चाहिए कि जिन जिन ज़िलों में, जिन जिन तहसीलों में ज़्यादा ऊँट हैं, उनकी तर्ज पे हमारे दूध की भी कुल्फ़ी वगैरह और जो प्रोडक्ट हैं वो बनाने की हमें ट्रेनिंग दें। कुछ छोटी मोटी मशीनरी है तो उसके लिए सब्सिडी दें, तो हम भी इन ऊँटों को बचा सकते हैं अगर दूध पे थोड़ा बहुत हमें इनकम हो जाए तो। बाकी अगर ऊँट के बच्चे पैदा करके उनकी सेल करें, आज कोई लेने वाला नहीं है। एक इसके दूध के बाई प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं उनकी हमें ट्रेनिंग देके, प्रोसेसिंग मशीनें देके इसको लागू करना जाए। तो इसलिए तभी ये ऊँट है ये बच पाएगा, रेगिस्तान का जहाज बच पाएगा, वरना अन्यथा ये लुप्त होता जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि 10-20 साल के अंदर ये सिर्फ किताबों में देखने को मिलेगा। ऊँट एक ऐसा पशु है जिसे कम देखभाल की जरूरत है, लेकिन इनकी घटती संख्या इस ओर इशारा कर रही है कि इन्हें फिलहाल संरक्षण की ज्यादा जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ी ऊँटों की तस्वीरों से नहीं बल्कि इनमें सवारी करके लुत्फ उठा सके। पशुओं से उचित उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। अप्रैल माह का पशु कैलेंडर 2021। पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन अधिक तापमान के प्रमुख लक्षण हैं। अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। लिटर सूखा एवं स्वच्छ रखें और मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल
पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गला घोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में लवण, विशेषकर फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, अर्थात पशु पेशाब, मिट्टी आदि चाटने या पीने लगते हैं। अतः पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए अब कामयाब किसान की दास्तान में मिलते हैं राजस्थान के रहने वाले एक सफल किसान से। खेती किसानी यूं भी चुनौतियों भरा काम है, लेकिन बात जब राजस्थान जैसे इलाकों की होती है जहां पर पानी की कमी रहती है और बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है, यहाँ पर खेती किसानी अपने आप में ख़ास तौर पे चुनौतियाँ सामने पैदा करता है। तो ऐसे में किस तरह से हमारे आज के कामयाब किसान ने इन चुनौतियों का सामना किया है और कृषि को नई ऊंचाइयाँ प्रदान की है औरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से, इन्हीं की जुबानी। समय के साथ खेती का दायरा बढ़ा है। आज देश भर में विषमताओं के बावजूद किसान ऐसी फसलें उगाकर लाभ कमा रहे हैं जिनकी उन इलाकों में कल्पना भी नहीं की जा सकती। आधुनिक तकनीकें और किसान की मेहनत से बंजर धरती भी हरियाली की चादर ओढ़ रही है। आज हम ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जो राजस्थान की धरती में अंजीर की खेती कर रहे हैं। सीकर के किसान सवरमल अपनी 5 एकड़ जमीन में जैविक खेती कर रहे हैं। समय के साथ तालमेल मिलाते हुए आज वे पारंपरिक फसलों के साथ साथ आधुनिक फसलें भी उगा रहे हैं। फसल की बेहतर बढ़वार हो, इसके लिए जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। साल 2019-20 में उन्होंने अंजीर की बागवानी शुरू की। इस समय उनके खेत में करीब 3000 अंजीर के पौधे लगे हुए हैं जो इस समय काफी छोटे हैं, लेकिन अच्छी देखभाल से अगले कुछ ही साल में उन्हें व्यावसायिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए सवरजी ड्रिप सिंचाई का सहारा लेते हैं। फसल का उत्पादन अच्छा मिले, इसके लिए उन्होंने उन्नत किस्मों का चयन किया। उनके ये पौधे कब से उत्पादन देना शुरू करेंगे और इनसे कितना लाभ हो सकेगा, आइए उनसे ये सारे पहलू समझते हैं। 5 एकड़ जमीन है, उसमें मैंने चना, गेहूं, सरसों लगा रखी है। जो भी है सब जैविक करता हूँ। जैविक में पालेकर जी के द्वारा बताए अनुसार जीवामृत 10% ये बनाकर करता हूँ। और जो चना सरसों सब्जी सभी में जैविक करता हूँ। और जो ये अंजीर के पौधे लगा रखे हैं मैंने, ये दिसंबर 2019 और फरवरी 20 में प्लांटेशन किया था। दिसंबर में 2000 पौधे लगे थे और फरवरी में 1000 पौधे लगे थे। दिसंबर के पौधे और फरवरी वाले जो भी पौधे हैं उनमें सब में फ्रूटिंग सितंबर अक्टूबर में फ्रूटिंग आ गई थी। और एक पौधे पर मेरा लगभग 450 रुपये खर्चा हुआ है। और इसकी कॉमर्शियल फ्रूट अब 2 साल बाद में, अब सितंबर अक्टूबर में इस साल आएगी।
और जो खाने लायक फल हैं वो पिछले साल भी ले लिए थे हमने। 3000 पेड़ हैं, डाइना प्रजाति है। राजस्थान में पानी की कमी है और यहाँ पर ये कम पानी में भी हो जाता है। ड्रिप पौधे से पौधे की दूरी 9 फुट और लाइन से लाइन की दूरी भी 9 फुट है। और पानी में इसमें हर तीसरे रोज़, अब गर्मियों में हर तीसरे रोज़ डेढ़ से 2 घंटे पानी चलाता हूँ हर तीसरा। और गर्मी से मई जून के अंदर लगभग 2.5 घंटे पानी चलाना पड़ेगा और हर एक दिन छोड़ के एक दिन। संवरमल जी ने अंजीर की फसल के लिए अनुबंध खेती अपनाई है, जिसमें सारा खर्च वे कंपनी उठाती है जिससे अनुबंध किया जाता है। अनुबंध खेती को लेकर क्या है उनकी राय, ये भी जान लेते हैं। इसकी मार्केटिंग के लिए वैसे कंपनी वालों से टाई अप है और कंपनी वाले ही ले जाएंगे, वो ही इनकी मार्केटिंग करेंगे। कंपनी का नाम डेकान एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है, वही इसकी मार्केटिंग करेंगे। पौधे कंपनी वालों ने पौधे दिए हैं, जो भी पौधे खराब हो गए वही भी कंपनी वालों ने वापस दे दिए, दूसरे पौधे दे दिए। खेती के बदले तौर तरीके किसानों को मुनाफे की राह में ले जाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इन तरीकों से जहां किसान समृद्ध हो रहे हैं, वहीं खेती के प्रति लोगों की आम धारणा भी बदल रही है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में जो जानकारियां आपको मिली है वो जरूर आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। भाइयों, स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार ने 2 योजनाएं भी आरंभ की हैं, आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र। तुम जो गांव के लिए, समाज के लिए कर रहे हो, ये सब सुनकर देखकर सीना चौड़ा हो जाता है। आप सब बड़ों का आशीर्वाद है चाचा जी। भगवान ने चाहा तो देवेश की शादी भी करनी होगी जल्दी। भगवान ने इतनी सुंदर जोड़ी बनाई है तो ब्याह तो होगा ही। दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। दामन मिट्टी का सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you कमल। अभी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उससे। बड़ी आई गर्भसाने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
पृथ्वी सुंदर, प्रकृति सुंदर, उससे भी सुंदर ये देश। हमारी संपदा, हमारी अधिकार, हमारी संपदा, हमारी अधिकार, हम करते हैं उचित व्यवहार। सुशिक्षा सुविचार से बनेंगे हम समर्थवान, 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 समर्थ। हेमंत, अरे ध्रुव, तू तो आजकल बहुत व्यस्त होने लगा। मेरा फोन भी नहीं उठाता। कल तू यहाँ आने की बात थी, लेकिन आया क्यों नहीं? क्या बताऊं यार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बैंक में इतना काम रहता है कि हालत ही खराब हो जाती है। सर उठाने तक का समय नहीं मिलता है। कल सोचा था तेरे घर आऊंगा, कोई पार्टी सार्टी करेंगे, पर उसी समय बैंक मैनेजर सर का फोन आ गया और बोले एक जरूरी रिपोर्ट बनानी है। अब तू ही बता। अरे वाह, मतलब बैंक में तेरा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। लगता है तू जल्दी मैनेजर बन जाओगे। अरे नहीं यार। तू एक काम कर, अपर्णा की मम्मी पापा से उनकी रिश्ते मांग ले। हाँ यार, पॉइंट है। देख, शादी तो करनी है और वो भी अपर्णा से, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक कर। अरे ये क्या, अभी तक पैकिंग नहीं की? हॉस्टल के सारे स्टूडेंट्स तो चले गए हैं। अरे तुझे क्या यही रहना है? घर नहीं जाएगा? सोच रहा हूँ गांव चला जाऊं। गांव चला जाऊं? पर तूने तो कहा था एग्जाम्स खत्म होने के बाद तू यहीं शहर में अपने भैया के साथ रहेगा। हाँ। हेमंत, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो। बात क्या है? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, गांव की जमीन बेचने की बात की थी। क्या? लेकिन क्यों? वो जमीन बेचकर यहाँ एक फ्लैट खरीदने की बात की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मुझे नहीं बेचना है। अरे लेकिन क्यों यार? क्योंकि मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत मैं गांव से ही करूंगा। अच्छा, पर कैसे? मैं मेक इन इंडिया को सच करके ही रहूंगा। और ये होगा कैसे? गांव जाकर मैं एक कारखाना खोलूंगी, जहां मैं हाथ से बने हुए वस्तुएं बनाएंगे और कंप्यूटर के माध्यम से देश विदेश में बेचूंगा। विचार तो बहुत अच्छा है तेरा। हाँ। पर तुझे क्या लगता है, तेरे भैया मानेंगे? वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं करके ही रहूंगा। और एक बात हेमंत, और इस नेक काम में हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाए ना, तो बहुत अच्छी बात। हाँ। क्यों? अरे यार, तू मुझे कुछ मदद करना होगा। अरे बता ना। मैं जब गुवाहाटी जाऊंगा, तेरा घर में ही रहूंगा। लो, ये भी कोई पूछने की बात है? हा? और सुन, अगर ये ना रखे ना तो मैं हूँ। चल मजाक किया।
अरे नयन, आ बैठ। हाँ इतनी देर कैसे कर दी आने में? हाँ यार, वो इंटरव्यू के कुछ नोट्स इकट्ठे करने थे, अच्छा इसलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा, तो अब ये बता, ऐसा कौन सा इमरजेंसी काम आ गया जो तू मुझसे अभी का भी मिलना चाहता था? हाँ यार, तुझे तो पता ही है, मैं कॉलेज के लेक्चर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। इसी सिलसिले में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी यार। क्या? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी यार। हाँ बोल। इंटरव्यू की तैयारी में बहुत पैसे खर्च हो गए, इस बार कमरे का भाड़ा भी नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा। और अब तो बैंक में नौकरी भी करने लगा है। हाँ। अगर तू भी ना, बस इतनी सी बात। मैंने सोचा ऐसा कौन सा इमरजेंसी काम आ गया जो तू अभी का भी मिलना चाहता है। रुक, कितने चाहिए? कुछ ज्यादा नहीं यार, 2000। 2000 ये ले। नया नोट। और क्या, रख। थैंक यू दोस्त, पैसों की व्यवस्था होते ही मैं तुमको लौटा दूंगा। ठीक है। वैसे हमारा हेमंत वो क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी बात तो पूछो ही मत यार। हाँ कुछ यार, अच्छा करके दिखाना है देश हाँ। के लिए, ये स्लोगन है उसका। अब ठीक है, तू बैठ, मैं चाय बना कर लेके आता हूँ। अरे नहीं यार, मैं अब भी पी के आया हूँ। पहली बार मेरे घर पे आया है ना, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अच्छा। तू बैठ, मैं लेके आता हूँ। अरे संभालना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये जो कारखाना शुरू करने के लिए जो सोचे हो बेटा, उसमें बनाओगे क्या? कुछ भी जो हमें यहाँ से मिल सके, जैसे कि बांस से बने हुए सोफा, कुर्सी, टेबल, अलमारी और भी बहुत सी घर की सामान। बहुत अच्छा, पर ये सामान यहाँ खरीदेगा कौन? सासा जी, दुनिया बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम घर बैठे बैठे अपने सामान देश विदेश में बेच सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये बिजनेस तुम कब से शुरू करने जा रहे हो? सोच रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से शुरू करूँ। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलो चलो।
सच में यार, हेमंत ने जो कहा था ना, उसने करके दिखाया। बंदे में दम है। हाँ, वो तो पता है कि वो कुछ करके दिखाएगा, लेकिन इतनी जल्दी वो मैंने सोचा ही नहीं था। स्वयं की वस्तु का निर्माण कर विक्रय करना सच में बहुत बड़ी बात है। हाँ। वो तो एक्सपोर्ट करने के बारे में बात कर रहा अरे था। देखना, एक दिन एक्सपोर्ट भी करके दिखाएगा वो। और पता है क्या? क्या? हेमंत के इस कार्य पर हमारे असम सरकार की भी नजर पड़ी है। क्या? हाँ, सच में? और पता है, उन्होंने जब इस कार्य पर इन्वेस्टिगेट किया तो उनका रिएक्शन बहुत ही अच्छा था। क्या बात कर रही हो? हाँ, जब उन्होंने हेमंत के इस कार्य पर इन्वेस्टिगेट किया तो उनका रिएक्शन बहुत ही अच्छा था। अब से वो अपने गांव में बनी हुई वस्तुओं को सिर्फ देश के कोने कोने में नहीं, बाहर भी भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे भी यही लगता है। और नयन, हाँ, पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी किस चीज की? तुम्हें पता नहीं चला? नहीं, नयन इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया है। अब से वो हमारे कॉलेज का प्रोफेसर। वाह प्रोफेसर बाबू, पार्टी चाहिए। अरे यार, तुम लोग भी ना, पार्टी ना दे दूंगा ना यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे सुनो ना, तुम लोग का वो एडमिशन का क्या हुआ? बस हो गया। अगले हफ्ते से कॉलेज शुरू। अरे बढ़िया। अच्छा सुनो ना, मुझे जाना होगा, मम्मी इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मुझे भी कुछ जरूरी काम है, चलो चलते हैं। बाय। ओके, बाय बाय। हाँ ध्रुव। अरे हेमंत, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कब से फोन कर रहा हूँ तुझे मैं। बोल, बात क्या है? अरे रिजल्ट आ गया है। सच? अरे बोल ना, मेरा रिजल्ट क्या है? तेरा रिजल्ट? अरे बोल ना, क्या है? अरे तू गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास सेकंड आया है। अरे तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अब बस तू जल्दी से गुवाहाटी आ जा, उसके बाद पार्टी ही पार्टी। हाँ ठीक है। तेरा रिजल्ट बता। तेरे भाई में भी दम है, फर्स्ट क्लास। सच में? हाँ, तेरे जैसा नहीं है। और बाकी सब? बाकियों का भी मस्त रहा। अरे यार, तूने तो सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर सुना दिया। अब तू बस जल्दी से गुवाहाटी आ जा, उसके बाद पार्टी ही पार्टी। ठीक है, मैं कल गुवाहाटी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ। ठीक है, चल। माँ, किसका फोन था बेटा? ध्रुव का माँ, मेरा रिजल्ट आ गया। क्या? हाँ, मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास सेकंड आ गया। मुझे मालूम था बेटा, तू मेरा उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। माँ, जीता रह बेटा, बहुत तरक्की कर। माँ, मैं तैयारी करता हूँ, कल मैं सुबह गुवाहाटी जाने पड़ेगा। ठीक, ठीक है बेटा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का